जिस तरह से उन्होंने इंडिया गठबंधन को ऐलान किया था उलमा दीन ने कि खुलकर मतदान करो, इंडिया गठबंधन के लिए रिजल्ट आया है, एक ताकत दिखी है, एक उनकी बात को लोगों ने माना है और मानकर एक अच्छा रिजल्ट दिया है। अब कुछ लोग उनको बदनाम कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। देखिए, हमारी सियासत आर्जी है, मैं फिर कहूँगा उलमा दीन ता क़यामत तक बाकी रहने वाली चीज़ है। तो आप उलमा दीन की बेहुरमती ना करें जिसके वजह से आप अपने ऊपर खुद बवाल कर दो। मुसलमान मतदान में कहीं कम न रहा। एक गट्ठा मत इम्तियाज़ जलील साहब को मिले, उसमें अफसर भाई को भी मिले और खैरे साहब को भी मिले, लेकिन एक गट्ठा मत लगभग 3 लाख के करीब मुसलमानों ने इम्तियाज़ जलील साहब को वोट दिए। इम्तियाज़ जलील साहब का जो हारने का रीज़न है, जिस तरह से उनका गणित था, और वो गलत गणित नहीं था, उनकी भी अपेक्षा थी कि उन्होंने काम किया था आदर्श घोटाले को लेके, बड़े दमखम के साथ उन्होंने लड़ा है, आंसू गैस की बौछार भी उन्होंने झेली है, उनको भी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, उनके तमाम साथियों ने तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। देखिए, हर एक की इच्छा होती है, मैं ये काम करूँगा तो कल इसका कहीं ना कहीं मुझे कल नतीजा मिलेगा। तो ये उम्मीद उनकी थी कि आदर्श के जो 1-1.5 लाख वोट है वो उनको कहीं ना कहीं मिलेंगे और उनकी लड़ाई को वो आगे लड़ेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको वोट मिले हैं जिनके कारण उनकी हार हुई है और मुसलमानों ने बड़ा एक गट्ठा मत उनको दिया। सर, अभी लोकसभा 2024 का जो वर्डिक्ट आया है, तो इसके अंदर कई सारे कैंडिडेट्स रेस के अंदर थे और इसके अंदर संदीपान भुमरे साहब ने काफ़ी अच्छी भारी बहुमत से 1,34,000 की लीड से इलेक्शन जीता है। उसके अंदर खैरे साहब भी है, इम्तियाज़ जलील साहब भी है। तो सर, ऐसी क्या वजह हो गई? इससे पहले जब हमने आपकी प्रतिक्रिया ली थी तो आपने चंद्रकांत खैरे साहब और इम्तियाज़ जलील साहब का नाम लिया था और आपने बताया था कि ये बहुत कम लीड से और कम वोटों से जीतेंगे। तो ऐसा अचानक क्या हो गया सर कि संदीपान भुमरे साहब ने 1,34,000 की लीड ले ली? सबसे पहले तो मैं आपको परिचय दे दूं, मैं सलीम पटेल वायगांवकर, महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष, शरद चंद्र जी पवार गट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। देखिए, जिस तरह से अपने पास इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट थे चंद्रकांत खैरे साहब और मजलिस के कैंडिडेट थे इम्तियाज़ जलील साहब और शिवसेना के कैंडिडेट शिंदे गट के जो थे भुमरे साहब, मैंने आपसे कहा था कि ये इलेक्शन बड़ी आड़ी ताटी का है और हमने पूरे ज़िले के अंदर बहुत अच्छा काम किए हैं। एक हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी थी जिसमें मैं, हमारे ज़िले के अध्यक्ष जो है जिला अध्यक्ष हमारे तांगड़े पाटिल साहब, शहर अध्यक्ष थे ख्वाजा भाई, मुश्ताक भाई और दिगार हमारे तमाम साथी, हमने एक अच्छी कमेटी बनाई थी और एक अच्छा नियोजन करके अपने पैसों से, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार श्री चंद्रकांत खैरे साहब से किसी तरह का कोई उनसे यंत्र सामग्री हमको उपलब्ध हुई भी नहीं और हमने उस चीज़ का इंतज़ार भी नहीं किया। पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि इनकी जो हार हुई खैरे साहब की, वो नियोजन अभाव हुई। इनका जो नियोजन करने वाले थे माजी महापौर, जिन्होंने वो पूरा उनके पास नियोजन था, वो सही तरीके से नियोजन न करने की वजह से इनकी हार हुई है। कहीं ना कहीं खैरे साहब को हराने में भी एक ऐसी टीम उनके पीछे थी कि जो नियोजन नहीं करना और किसी को जो सहकार्य नहीं करना, राष्ट्रवादी हो या कांग्रेस हो, इनके लोगों को विश्वास में नहीं लेना, अविश्वास जताना, ऐसा सोचकर जो कुछ लोगों ने काम किया है उनके गट के। खैर, हमने अपना फ़र्ज़ पूरा अदा किया। हमको आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, हमारे प्रदेश सेक्रेटरी जयंत पाटिल साहब का हमको निर्देश थी कि किसी हाल में भी हो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार होने की हैसियत से आप अपना कर्तव्य निभाएं। हम सब ने मिलकर पूरी कोशिश करें। गुज़िश्ता समय औरंगाबाद में हमारे संपर्क मंत्री राजेश भैया के नेतृत्व में एक मीटिंग हुई इलेक्शन से, वोटिंग से 2 दिन पहले। वहाँ भी घोड़ेले साहब को बुलाया गया, वहाँ उम्मीदवार को बुलाया गया था, जहाँ पर कि डॉक्टर कल्याण काड़े भी आए थे, वो भी थे और खैरे साहब की तरफ से घोड़ेले साहब थे। उनको अच्छी तरीके से बताया गया, समझाया गया कि देखिए, औरंगाबाद ज़िले के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को विश्वास में लो, ख़ास करके मुसलमानों को विश्वास में लो, विश्वास मत दिखाओ, जिससे कहीं ना कहीं मसला खड़े होता है। उन्होंने वहाँ हाँ भरे
ठीक है करेंगे, नियोजन करेंगे, सारी बातें उपलब्ध करेंगे, लेकिन वो कुछ ना हुई, जिसका ये कारण रहा। खैर हमने अपने लेवल से, अपने लोगों ने, हमारे जितने जिम्मेदार थे, हम सब ने अपने अपने जेब से जितनी अपनी हैसियत के मुताबिक हमने खर्च कर काम किया है, और उसके नतीजे में जो है उनको 70 हज़ार वोट भी मुसलमानों के मिले हैं। खैरे साहब को देखकर वोट नहीं मिले, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होने की वजह से उनको वोट मिले हैं। ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। आज हम मौजूद है MCN समाचार की तरफ से सलीम भाईगांवकर साहब के साथ, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के अंदर एक दिग्गज नेता है और कई साल का इनका कार्यकाल रहा है राष्ट्रवादी पार्टी के अंदर। और सर से हम इस ताल्लुक़ से आज बात करने वाले हैं लोकसभा 2024 के ताल्लुक़ से। सर अमूमन ये भी देखने में आ रहा है कि इम्तियाज़ जलील साहब को वन साइड मुस्लिम बहुमूल इलाक़ों से मुस्लिम मतदान काफ़ी अच्छी भारी मात्रा में हुआ। इसी भारी मात्रा में वोटिंग होने के बावजूद भी इम्तियाज़ जलील साहब की हार की क्या वजूहत आपको नज़र आई? पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मुसलमानों ने बहुत तादाद से और बड़ा खुलकर तकरीबन 4-4.5 लाख वोटिंग की है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं। मुसलमान मतदान में कहीं कम न रहा। एक गट्ठा मत इम्तियाज़ जलील साहब को मिले, उसमें अफसर भाई को भी मिले और खैरे साहब को भी मिले, लेकिन एक गट्ठा मत लगभग 3 लाख के करीब मुसलमानों ने इम्तियाज़ जलील साहब को वोट दिए। इम्तियाज़ जलील साहब का जो हारने का रीज़न है, जिस तरह से उनका गणित था, और वो गलत गणित नहीं था, उनकी भी अपेक्षा थी कि उन्होंने काम किया था आदर्श घोटाले को लेके, बड़े दमखम के साथ उन्होंने लड़ा है। आंसू गैस की बौछार भी उन्होंने झेली है, उनको भी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, उनके तमाम साथियों ने तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। देखिए हर एक की इच्छा होती है, मैं ये काम करूँगा तो कल इसका कहीं ना कहीं मुझे कल नतीजा मिलेगा। तो ये उम्मीद उनकी थी कि आदर्श के जो 1-1.5 लाख वोट है वो उनको कहीं ना कहीं मिलेंगे और उनकी लड़ाई को वो आगे लड़ेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको वोट मिले हैं जिनके कारण उनकी हार हुई है, और मुसलमानों ने बड़ा एक गट्ठा मत उनको दिया है। इसलिए उनका कहीं ना कहीं विश्वासघाती होगा, समझना पड़ेगा। दूसरा तो क्या है, क्योंकि बड़ी उम्मीद से लड़े उन्होंने, बड़े आंदोलन किए, बहुत कोशिश की। अक्सर आप देखते थे कि उनकी लड़ाई आदर्श को लेकर चलती थी, और मैं राशन की दुकानों को लेकर चलता था। वो बैंक के लिए लड़ते थे, मैं पेट के लिए लड़ता था, आपने देखे होंगे। खैर वो राजनीतिक मसले रहते, हम लोग ये इशू तो हमारे चलते रहते कि, लेकिन जो उनकी उम्मीद थी, आदर्श के जो खातेदारों का पैसा डूबा था 200 कोटी रुपये, उसके लिए लड़ रहे थे और बड़ी कोशिश किए थे, और उम्मीद थी ये कहने के उनका वो सहयोग करेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से उनकी हार हुई। सर अमूमन ये भी देखने में आ रहा है, कई अभी चंद दिन पहले एक वीडियो अपलोड हुआ है उलमा इकराम के ताल्लुक़ से। कुछ उलमा इकराम ने आवाज़ उठाई है कि उलमा इकराम की तौहीन की गई है। तो इस ताल्लुक़ से आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या उलमा इकराम ने अगर किसी का समर्थन किया है या नहीं भी किया है, तो उसके बाद तो क्या आम लीडरों ने या किसी भी पार्टी के लीडर ने, या अगर कोई मुस्लिम लीडर अगर रहता है, तो उसने क्या उलमा इकराम की तौहीन करनी चाहिए? मैं सलीम पटेल वायगांवकर अपनी ओर से ख़ास ये सबको अपील करना चाहूँगा, सियासी इदारों में हम लोग रहते, सच्ची झूठी बातें होती हैं, इसलिए सभी को अपील करूँगा कि किसी ने भी उलमाए दीन की, चाहे छोटा आलिम हो, मौलवी हो, काजी हो, मौज़म हो, इमाम हो या आलिम दीन हो, इनकी बेहुरमती ना करें। देखिए ये अंबिया के वारिस होते। आज हम लोग दुनिया का निज़ाम जो चल रहा है, ये उलमाए दीन की दुआओं के तुफैल में हम लोग चल रहे हैं। ये हमारे लिए झूठी सियासत है। हम इसको देख कर अगर किसी उलमा पर उंगली उठाएंगे तो ये कहने कि हमारे खुद के लिए वबाल का ज़रिया बन जाएगा। तो मैं अपील करना चाहूँगा कि सियासी झमेलों में, ठीक है, उलमाए दीन अगर कोई बड़ा फतवा लेते हैं, कोई बड़ा निर्णय लेते हैं, तो उनके निर्णय को हमको मानना पड़ेगा। जिस तरह से उन्होंने इंडिया गठबंधन को ऐलान किया था उलमाए दीन ने कि खुलकर मतदान करो, इंडिया गठबंधन के लिए रिजल्ट आया है, एक ताकत दिखी है, एक उनकी बात को लोगों ने माना है और मानकर एक अच्छा रिजल्ट दिया है। अब कुछ लोग उनको बदनाम कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। देखिए हमारी सियासत आर्जी है, मैं फिर कहूँगा उलमाए दीन ता क़यामत तक बाकी रहने वाली चीज़ है। तो आप उलमाए दीन की बेहुरमती ना करें, जिसके वजह से आप अपने ऊपर खुद बवाल खड़े कर देंगे। ये मैं खास करके अपील करूंगा कि किसी भी उलमाए दीन की बेहुरमती ना करें। ये हमारे लिए एक सबक का मकाम है। अगर कभी हम उलमाओं की अगर बेहुरमती करेंगे तो कल आने वाले दिन में तुम मुंह के बल गिरेंगे। ये मैं बिल्कुल खुलकर बोलता हूँ और मैं बड़ा बेबाक बोलता हूँ। रहा सवाल दूसरा, अब हमारे पास नवनिर्वाचित खासदार है संदीपान भुमरे जी।
इनको भी मैं दिल से बधाई देता हूं, क्योंकि ये पालक मंत्री भी हमारे औरंगाबाद के हैं। इनसे भी अपेक्षा करता हूं कि ये भी हमारे ज़िले का अच्छा विकास करेंगे और सारे कम्युनिटी के लेके चलेंगे, ऐसा भी मैं आपके माध्यम से कहूँगा। सर क्या आपका ऐसा नहीं लगता कि ये जो इलेक्शन हुआ है हिंदू मुस्लिम का इलेक्शन हो गया कि एचएम का इलेक्शन हो गया, कि वन साइड वोटिंग, मराठा कार्ड वन साइड चल गया है, आदर्श घोटाले के लोगों ने वन साइड संदीपान भुमरे साहब को वोट कर दिया? ये आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर? क्या ये जो लोकसभा 2024 का इलेक्शन हुआ, ख़ास तौर पर मखसूस औरंगाबाद शहर का, क्या ये हिंदू मुस्लिम के ऊपर हो गया है? बिल्कुल सही कहा आपने। ये औरंगाबाद ज़िले के हद तक कहीं न कहीं जात पात सामने नज़र आई, बाकी दिगर मराठवाड़े में, महाराष्ट्र में नज़र नहीं आई। वजह ये रही कि वन साइड मुसलमान, वन साइड अदर कास्ट हो गए। देखिए, ये इम्तियाज़ जलील साहब के आने के बाद, भले वो किसी पार्टी के हो लेकिन वो खासदार थे हमारे पास, तो जात पात ख़त्म हो गया था। यहाँ पर एक भाईचारे का मामूल ज़िंदा हो गया था, जिसकी वजह से एक अच्छा संदेश जा रहा था और उनके पास कोई जात पात नहीं रही। वो खासदार रहने के बाद किसी भी समाज का आदमी उनके पास जाता था तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज लेके आता था। लेकिन ये इलेक्शन में इस कदर से जात पात हो गई है कि मुसलमानों ने एक गट्ठा मतदान इधर कर दी, अदर कास्ट ने उधर कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि फिर एक बार औरंगाबाद ज़िले में मुझे ऐसा नज़र आया कि कहीं ना कहीं कास्टिज्म हुआ है। ये आने वाले फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा शहर ज़िले के तमाम हमारे वोटर से कि आने वाले विधानसभा में कम से कम ऐसा नतीजा ना दे जिसके वजह से कहने के विकास में खोट निर्माण होती है। सर अमूमन अभी विधानसभा के इलेक्शन अभी लगने वाले 4-5 महीने के बाद, तो ऐसा औरंगाबाद शहर के अंदर चर्चा है आप विधानसभा के इलेक्शन लड़ने वाले हो, तो क्या ये बात सच है? बिल्कुल, इसमें कोई शक शुबा नहीं कि देखिए, हम आदरणीय हमारे नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, जयंत पाटिल साहब, हमारे पार्टी के श्रेष्ठ नेताओं को हमने ये डिमांड कर दी है कि लोकसभा में भले हमको महाराष्ट्र में संधि ना मिली हो, लेकिन मराठवाड़े में तो देंगे, लेकिन ख़ास करके औरंगाबाद ज़िले के 2 मतदार संघ मध्य और पूर्व, ये ख़ास करके मुस्लिम माइनॉरिटी के समाज को छोड़ना चाहिए, जिसमें हम खुद भी इच्छुक है। बिल्कुल हम अपने दावा पेश करेंगे। 25 साल की सिपाही हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, इसलिए हम भी दावा करेंगे कि हमको दोनों जगह मुसलमानों को छोड़े, जिसमें से पूर्व मतदार संघ से मैं खुद भी इसमें उम्मीदवारी मांगूंगा और लड़ूंगा। सर अपना मन पसंदीदा कैंडिडेट चुन सकता है और उसके लिए काम कर सकता है, लेकिन ऐसी कुछ पार्टीज़ है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अगर उनके विरोध में जाके अगर समझो कोई अगर कैंडिडेट अगर या जनता या कोई लीडर्स अगर किसी पार्टी का समर्थन करते हैं जाके, तो उन्हें गद्दार कहा जाता है, उन्हें मुनाफिक कहा जाता है। तो क्या सर क्या ये आम वोटर का हक़ नहीं है क्या? वो किसी को भी समर्थन कर सकता है, किसी को भी वोट डाल सकता है, इसमें कोई किसी पे ज़बरदस्ती जबरन फोर्स नहीं कर सकता है। तो इसके अंदर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेंगी? बिल्कुल आपने सही कहा है। पहली बात तो ऐसी जो टिप्पणियाँ करते हैं, ऐसी जो टोक की भूमिका लेते हैं, उनको राजनीतिक का कोई अनुभव होता नहीं, उनको राजकारण का ये समझता नहीं कि किस पर टिप्पणी करना चाहिए और किस पर नहीं करना चाहिए। भाई, हर इंसान अपना खुद मुख्तियार है। संविधान ने हर एक वोटर्स को, हर एक इंसानियत का रखने वाले इंसान को सियासत में अपना हक रखने का, लड़ाई करने का, समर्थन देने का, इलेक्शन लड़ने का ये अपना संविधानिक और खुला अधिकार दिया है। ये टिक्का टिप्पणी करने वाले की कोई हैसियत नहीं होती। ये खुद तो अपना वजूद बताते हैं लेकिन दूसरे पे उंगलियां उठाते हैं। तो मैं क्लियर कहूँगा, उनको सियासी शऊर नहीं है, उनको राजनीतिक अनुभव नहीं होता। जो इस तरह की टिक्का टिप्पणियाँ करते हैं कि वो ऐसा फलाना बिस्ताना, इसको मैं कतई नहीं मानता हूँ और ये मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो वो बेइल्म होते हैं। देखिए, सियासत में इंसान का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है और मैं अक्सर कहता हूँ कि सियासत में जब तक इंसान को पढ़ाई लिखाई नहीं आती, उसने सियासत की पैरी भी नहीं चढ़ना चाहिए। क्या मतलब आता कि एक आदमी कम पढ़ा लिखा हो, हम उसको कारपोरेटर बना देते, कल कारपोरेशन में जाता और पीए के भरोसे सियासत करता। अरे वो खुद एजेंडा नहीं पढ़ पाता है तो आगे की भूमिका क्या निभाएगा? इसलिए जो टिक्का टिप्पणी करने वाले होते ना, उनको तरजीह देना या उनको बढ़ावा देना, मैं नहीं समझता कि उनको कोई अहमियत देना चाहिए। करने दो, उनको क्या टिक्का टिप्पणी करने दो, अपन अपना काम करते रहने का यह अपना संवैधानिक अधिकार है। इसमें लोग बोलते रहते, अपन चलते रहने का, इसको मान सम्मान देने की या इसको बढ़ावा देने की जरूरत भी नहीं है। तो आज आपने देखा, हमने सलीम वाइगावकर साहब से बात की है। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार, खान राफे मोहम्मद के साथ।